जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। अगर आप इस चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अगर अब तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस के, अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे आप फॉलो कर सकते हो और ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, ये हमारे सोशल साइट्स है जहाँ पे हर चीज़ आपको मिलेगा और खासकर इंस्टाग्राम में हमारे सारी वीडियो के लिंक्स आपको यहाँ से अवश्य मिल पाएंगे। कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं केमिस्ट्री की अगली क्लास में। ये हमारी तीसरी क्लास है। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप आराम से पूरी वीडियो को देखिए। यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन को मैं पूरा बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या निकल के आता है और आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, चलिए टॉपिक बहुत बेसिक से ले रहा हूं क्योंकि तैयारी बेसिक से होना बहुत जरूरी है। जैसे कि परमाणु संरचना। अब परमाणु संरचना क्या होता है, इससे बनने वाले क्वेश्चन और हमको क्या क्या जानकारी होना चाहिए हमारे एग्जाम के लिए, वो चीज़ मैं क्लियर करता हूं। परमाणु तत्व का वह छोटा सा छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। देखो ये चीजें इसलिए मतलब इसकी थ्योरी पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि इसी से कई सवाल निकल के आते हैं। पहले समझना, परमाणु तत्व का वह छोटा सा छोटा कण है जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ले सकता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। कई बार सवाल ऐसा पूछा गया है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है कि नहीं, तो आपको याद रखना है वो नहीं पाया जाता। ठीक है, और छोटा सा छोटा कण है, इसको भी याद रखना है। वही अगर आप नीचे देखते हैं तो आपको दिखता है एटम। एटम को हम बोलते हैं अणु। तत्व व यौगिक का वह छोटा सा छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। ठीक है, वापस समझा रहा हूं, तत्व या यौगिक का वह छोटा सा छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, तो तत्व मतलब जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम में बहुत सारे तत्व होते हैं, है ना। तत्व यौगिक का वह छोटा से छोटा कण है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। ये दो परिभाषा, सिंपल सी बात है, इसमें अंदर घुसने की आपको जरूरत नहीं। इतना याद रखना है कि कौन स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और कौन नहीं रह सकता। ठीक है, आगे देखेंगे इसी में। देखो ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल इकाई का मान। ठीक है, आता है सवाल कि मोल का मान 6.002 इंटू 10⁻23। इस चीज को याद रखना है आपको, यहां पे गलती नहीं होना चाहिए। पूछता है एक मोल बराबर कितना होता है। ठीक है, यह कार्बन के 12 ग्राम या 1 मोल अणु में परमाणु है। ठीक है, ये सवाल ही रेलवे में, सीजीपीएससी में, सीजी व्यापम में ऐसे सवाल को पूछता है और इसी को ही एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। तो ये पॉइंट यहां से निकल के आता है, सवाल में पूछ देगा कि एवोगैड्रो संख्या का वैल्यू कितना होता है, या 1 मोल का मान कितना होता है, या कार्बन के 12 ग्राम का मान कितना होता है। ये सवाल यहां से आता है, आपको डेफिनेटली इस वैल्यू को याद करके ही चलना है। ठीक है, बात आपको समझ आ गई होगी। आगे अपन आते हैं, देखते हैं परमाणु क्रमांक में एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर जानना बहुत जरूरी है क्योंकि तत्वों को वर्तमान में मॉडर्न में परमाणु क्रमांक के हिसाब से ही रखा गया है। किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। एक सिंपल सा डेफिनेशन है। एग्जाम में परमाणु क्रमांक का परिभाषा नहीं पूछेगा, पर आपको यह नॉलेज होना चाहिए क्योंकि जब हम आगे पढ़ाई करेंगे केमिस्ट्री का तो ये चीजें आपको वहां पे समझ आएगी। ठीक है, अब देखेंगे मास नंबर या द्रव्यमान संख्या। मास नंबर या द्रव्यमान संख्या क्या होता है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अब द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन संख्या भी होता है, न्यूट्रॉन संख्या भी होता है। अब इस चीज को याद करना इसलिए जरूरी है, कभी कभी निकालने को दे देता है द्रव्यमान संख्या, तो आपको पता होना चाहिए द्रव्यमान संख्या बनते कैसे है। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या से क्या बनता है, मास नंबर बनता है। कभी कभी मास नंबर निकालने को दे देता है, तो आपको ये चीज याद ही होना चाहिए।
कि किसी भी परमाणु के नाभिक में ना परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या ही मास नंबर कहलाता है। इस क्वेश्चन को आप नहीं गलत कर सकते, इस परिभाषा को आप आराम से समझ के याद कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, अगर हम कुछ ऐसे एग्जाम जैसे कि सीजीपीएससी प्री हो, सीजी व्यापम हो या रेलवे का पेपर 1 सीबीटी 1 टाइप के पेपर को हम देने की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ लॉज हमें पता होना चाहिए। जैसे कि पाउली का अपवर्जन नियम, इसके अनुसार क्या है, दिए गए परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए परमाणु के, है ना, इसके अनुसार एक दिए गए परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। देखिए, अब मैं आप लोगों को एक चीज समझा रहा हूं कि क्या होता है एग्जाम में। या तो आपको ये स्टेटमेंट दे के पूछेगा ये किसका नियम है, या तो आपको पूछेगा कि पाउली का अपवर्जन नियम क्या है, 4 स्टेटमेंट दे देगा। तो आपको यहां तक जरूर याद करना है, यहां तक, ये जो यहां तक लगा है ना, कि इसके अनुसार एक दिए गए परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होते, यही पाउली का अपवर्जन नियम है। इतना आप याद रखिए। आगे के लाइन में जो न्यूमेरिकल आते हैं उसके बारे में लिखा गया है कि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के NLM के मान एक ही हो तो उसका चक्रण विपरीत होता है। ठीक है, अगर आप इस लाइन को नहीं भी पढ़ते हो और ओनली फॉर पाउली का अपवर्जन नियम आप याद कर लेते हो तो बहुत है मेरे हिसाब से, आपको इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए अगला आप देखेंगे हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। क्या होता है, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होगा, युग्मित होना मतलब एक पेयर बनाना, है ना, जब तक कि रिक्त कक्षक में प्रायः, अर्थात जब तक संभव ना हो कि संभव है इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहता है। ठीक है, अब मैं आपको सरल भाषा में समझा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन तक युग्म नहीं बना पाएगा जब तक उसको वहां पे कक्षा में अवेलेबल युग्म नहीं मिलेगा, पेयर नहीं मिलेगा। ठीक है, यही हुंड का नियम कहलाता है। ठीक है, अब इस हुंड के नियम को भी आपको याद करके चलना है। या तो आपको स्टेटमेंट दे के नियम पूछेगा या तो नियम दे के स्टेटमेंट पूछेगा, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं पूछता। ठीक है, आगे आप देखेंगे। चलिए अगला देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इसके अनुसार किसी कण के स्थिति मतलब पोजीशन और वेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। कहने का मतलब, किसी की स्थिति और उसका वेग एक साथ हम उसका निर्धारण नहीं कर सकते। भाई, किसी की पोजीशन और किसी की गति का एक साथ हम निर्धारण कैसे करेंगे, हमको पता ही नहीं कि उसकी गति कब रुकेगी या उसकी पोजीशन उस समय क्या रहेगी, हम इसे नहीं पता कर सकते। यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, जहां पे अनिश्चितता बताती है कि हम उसको निर्धारण नहीं कर सकते करके। तो इस स्टेटमेंट को आपको याद करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट से ऑप्शन में बना सकता है। ठीक है, आगे आप देखेंगे। चलिए ये वाला पॉइंट देखिए, तो इसमें है अबॉव का नियम। इस नियम के द्वारा तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखने के लिए विभिन्न परमाणु कक्षकों की ऊर्जा बढ़ाने का क्रम इसी प्रकार होता है। ये तो लॉ है। देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4d 4p 5s 4d, है ना, 5s 5p, है ना। अब यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे, सर इसको याद करना है। देखिए, अगर आप इस सीरीज को याद नहीं करते हो तो मेरे हिसाब से चल जाएगा, पर आपको अब बाउ का नियम याद होना चाहिए विद स्टेटमेंट के अनुसार। ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो वो उसका सीरीज दिया हुआ है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सीरीज दिया हुआ है। पर अब बाउ का नियम क्या कहता है वो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि इस नियम के द्वारा तत्व मतलब एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए विभिन्न परमाणु कक्षकों की ऊर्जा बढ़ाने का क्रम इस प्रकार होता है। याद रखिए, यही क्रम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है समस्थानिक, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, देखिए समस्थानिक को आइसोटोप्स कहते हैं, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न
परमाणु द्रव्यमान के परमाणु को समस्थानिक या आइसोटोप कहते हैं। मतलब परमाणु क्रमांक समान होगा जबकि परमाणु द्रव्यमान मास नंबर अलग अलग होगा, उसी को समस्थानिक या आइसोटोप्स कहा जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है जबकि उसका द्रव्यमान 1 है। यहाँ पे 1 दिख रहा है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है जबकि उसका द्रव्यमान 2 है। यहाँ पे 1 दिख रहा है तो उसका परमाणु क्रमांक 1 है जबकि उसका द्रव्यमान 3 है। तो ये है उसकी स्थिति। आता है क्वेश्चन, छोड़ेंगे नहीं आप लोग, ठीक है। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व क्या है? पोलोनियम। इसको भी याद करके चलना है, ठीक है। चलिए आगे आपके पास आता है समभारिक, आइसोबार। समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं के को समभारिक या आइसोबार कहते हैं। जैसे देख लीजिए, वापस समझा रहा हूं, समान परमाणु द्रव्यमान, इसमें मतलब मास नंबर समान है पर परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। देखेंगे ऊपर वाला मास नंबर है 40 40 40 जो कि समान है, यहाँ पे 18 नीचे, 19 नीचे और 20 नीचे, ठीक है। मतलब इन तत्वों का परमाणु द्रव्यमान समान है जबकि परमाणु क्रमांक अलग अलग है। एक का 18 19 20 है। ये मतलब एक प्रकार का एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है, बिल्कुल सवाल पूछता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे आप, सम न्यूट्रॉनिक। आइसोटोन क्या होता है? जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। यहाँ पे न्यूट्रॉनों की, जबकि यहाँ पे आपको लिखा है सम न्यूट्रॉनिक, यही समझ जाओगे आप, उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे इन दोनों परमाणु के नाभिक में सम में न्यूट्रॉनों की संख्या 2-2 है, ठीक है। मतलब जहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला आप देखेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक, है ना, ठीक है। जिन आयन और परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणु और आयन की इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, जैसे कि Na और Na+, सम है ना, इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, ठीक है। देखिए आप समझना, डायरेक्ट डेफिनेशन से पूछता है सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है, सम न्यूट्रॉनिक क्या है ना। ये सवाल यहाँ से सीधा सीधा पूछता है, आप यहाँ पर इसे गलती नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखेंगे आप। चलिए सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप हमारे टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन कीजिए शर्मा कोचिंग क्लासेस के। आप हमारे इंस्टाग्राम नंबर से ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे व्हाट्सएप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए डेमो क्लासेस सभी ऑल ओवर क्लासेस का जो तैयारी करते हैं, केमिस्ट्री का डेमो क्लास है, तो आप इस डेमो क्लास के माध्यम से हमसे आप जुड़ सकते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।